अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात मुझसे शेयर किए हैं, लेकिन आखिरी वाक़या जब उन्होंने सुनाया तो उसको सुन के मैं भी ना सिर्फ चौंक गया, बल्कि उन्होंने उस वाक्य को सुनाने के बाद मुझसे एक सवाल भी पूछा है कि मुझे बताइए ये क्या है। और जब से मैंने कहानी सुनानी शुरू की है, मेरे ख्याल में ये जो लास्ट वाला वाक्य उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मुझसे पूछा है ये क्या है, ऐसा वाक्य आज से पहले तक मैंने ना सुना था ना पढ़ा था, स्टोरी की हद तक। वैसे इस पे मैं रिसर्च कर रहा था। इस तरह के कुछ वाकयात मेरे सामने आए थे, दुनिया की रिसर्च में उस पर पढ़ रहा था, नेट की दुनिया को मैंने छान मारा था, लेकिन जब ये वाकया उन्होंने भेजा और मुझसे पूछा कि ये मेरे साथ हुआ है, आप बताइए ये क्या है, तो मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया। उनके सवाल का जवाब भी है मेरे पास, लेकिन पहले मैं आपको कहानी सुनाऊंगा और कहानी के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये अजीबो गरीब सा वाकया जो इससे पहले आपने स्टोरी में नहीं सुना होगा, और इसका जवाब क्या है जो उन्होंने महसूस किया, जो उनके साथ हुआ, असल में ये क्या हुआ था, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। इनका नाम है जी हमजा आसिफ, इनका नाम है। और इनकी ज़िंदगी के वो वाक़यात हैं जो आज उनने, हमजा आसिफ जी, मेरे साथ शेयर किए हैं। हमजा कहते हैं मैं बहुत छोटा था, माह रमज़ान का ये महीना था। वालिद साहब ने बचपन से ही हम बहन भाइयों को आदी बनाना शुरू कर दिया था। जब माँ बाप बचपन में ही औलाद की अच्छी परवरिश करते हैं तो अपने साथ स्पेशली जो बेटे होते हैं उनको मस्जिद के अंदर लेके जाना, नमाज पढ़ाना, और जब माह रमज़ान आता है तो उसमें उनको भी कहना बेटा आप भी रोज़ा रखो। उसको वो उस वक्त प्यार से कहते हैं, आज भी रखते हैं बच्चे, चिड़ी रोज़ा, यानी जब चिड़िया को देखते हैं तो रोज़ा खोल लेते हैं। असल में पता होता है बच्चा रोज़ा नहीं रख सकेगा, अभी उम्र भी नहीं है, लेकिन उसकी आदत बनाने के लिए उससे रोज़ा रखवाया जाता है। वो कहते हैं ये भी एक ऐसी ही माह रमज़ान की रात थी, सहरी थी, जो मैं भी अपने बहन भाइयों के साथ उठा। मुझसे छोटा भाई भी एक था, उसने भी उठ के सहरी की, मैंने भी सहरी की, वालदैन ने भी रोज़ा रखा और हमने भी नीयत बांधी। एक बच्चों को जो नीयत कराई जाती है कि ये दुआ पढ़िए आपका भी रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। रात को हमने दुआ पढ़ी और सो गए। तकरीबन ये असर की नमाज का वक्त था। ज़ोहर की, फजर की नमाज पढ़ ली, साथ ही नमाज पढ़ के फिर सो गए। उठे, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, और जब असर की नमाज का टाइम हुआ तो कहते मैं अभी वज़ू ही कर रहा था, देर हो रही थी। वाले साहब छोटे भाई को लेके मस्जिद की तरफ रवाना हो गए और मुझे कहा जल्दी से आ जाओ। घर के थोड़ी सी फासले पे मस्जिद थी गांव की। मैंने कहा जी मैं आता हूं, आप लोग चलें। वो कहते मैंने वज़ू कर लिया। वज़ू करने के बाद मैं मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। घर का गेट जैसे ही मैंने क्रॉस किया, एक कदम मेरा बाहर था तो मेरी आंखों ने एक मंजर देखा, बहुत ही अजीबो गरीब मंजर था। एक शख्स जिसने वो रेन कोट पहना हुआ था जो अमूमन बारिश के मौसम में पहनते हैं, काला स्याह कलर का एक कोट सा होता है, लंबा सा, जो पांव तक जाता है, वाटर प्रूफ होता है। जब बारिश होती है तो अमूमन लोग उसको चढ़ा लेते हैं ऊपर। जिस तरह का मैंने ट्राउजर भी पहना है पैराशूट का, अगर बारिश होगी तो ये गीला नहीं होगा। इसी तरह का एक बना हुआ खास कपड़ा होता है जो बारिश का रेन कोट बनाया जाता है। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता होगा, जो नहीं पता थोड़ा सा एक्सप्लेन उनके लिए मैं कर रहा हूं। एक लंबा सा कोट होता है, बारिश में आप भीगने से बच जाते हैं। सामने जो शख्स आ रहा था उसने लंबा सा वो कोट पहन रखा था, काला स्याह कोट था, और उस कोट के अंदर जो शख्स चलता हुआ मेरे घर की तरफ यानी मेरी तरफ ही आ रहा था, उसका चेहरा काला स्याह था। ऐसा काला स्याह चेहरा जिसमें नाक,
होंठ, कान, बाल, कोई भी नक्श वाजे नहीं था। उस ब्लैक कोट के अंदर, रेन कोट के अंदर अगर कोई गोल सा चेहरा लगता था तो ऐसा लगता था काला स्याह सा कोई ब्लैक सा चेहरा जरूर है, जिसकी होंठ, नाक, कोई चीज वाजे नहीं हो रही। सिर्फ दो आंखें क्लियर दूर से ही वाजे हो रही थीं। वो ऐसी आंखें थीं जो लाल सुर्ख आंखें, उन आंखों को देख के ऐसा लगता था जिस तरह उन आंखों से आग बरस रही हो। और वो शख्स जैसे ही चलता हुआ मेरी तरफ आया तो उसी लम्हे मैंने देखा उसके हाथ के अंदर एक जंजीर है, मोटी जंजीर, जो उसने अपने हाथ में ऐसे लपेटी हुई है, और उसका सिरा जो आगे की तरफ आ रहा है उसके साथ एक बहुत ही तगड़े किस्म का कुत्ता बंधा हुआ है। कुत्ते के गले के अंदर एक पट्टा सा डला हुआ है और पट्टे के साथ वो जंजीर लोहे की बंधी हुई है। मैंने पहली निगाह में जिस शख्स को देखा था वो वही आदमी था जो उस रेन कोट में था, जिसका चेहरा काला स्याह था, आंखें लाल सुर्ख ऐसी जिसमें से आग निकल रही थी। और उसके बाद मेरी निगाह उस लोहे की जंजीर पे पड़ी थी जो उसके हाथ में पकड़ी हुई थी और उसके साथ एक कुत्ता बंधा हुआ था। हैरत की यह बात थी कि जैसे ही मेरी उस पर निगाह पड़ी, उस शख्स पे और साथ ही कुत्ते पे निगाह पड़ी, फिर मैंने पांव की तरफ देखा तो वो रेन कोट जमीन के साथ टच होता हुआ आ रहा था, जैसे उड़ सा रहा हो। लेकिन कोई चीज अगर फजा में उड़ रही होती है तो जमीन और उस चीज में गैप होता है जिससे क्लियर हो जाता है कि वो चीज उड़ रही हो। उस शख्स के शायद पांव थे या मुझे नजर नहीं आए, रेन कोट ने इस तरह उसको कवर किया हुआ था पांव को कि मुझको पांव को नहीं देख सका। लेकिन उसके आगे आने का अंदाज ऐसा था जैसे वो उड़ता हुआ आ रहा हो। इंसान जब कदम रखता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद अगला, यूं कदम रखता है तो कोट और जो भी जिस्म पे कपड़ा हो, रेन कोट हो, वो हिलता है। इस अंदाज में पता लगता है इंसान चल रहा है। वो बिल्कुल स्मूथ ऐसे लहराता हुआ आगे आ रहा था, जैसे उड़ता हुआ आ रहा हो या किसी चीज पे सवार हो। इंसान जब किसी चीज पे सवार होता है ना, तब चलने वाला अंदाज नहीं होता। ऐसा लगता है इंसान सीधा खड़ा हुआ है, हिल तक नहीं रहा और आगे की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। यकीनन उसके नीचे कोई पहिए होते हैं जिसको लेके आ रहे होते हैं। उस वक्त कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा था, पहिए या पांव, सिर्फ ये था वह जैसे उड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। उसी लम्हे मैंने देखा उस शख्स के मुंह से एक आवाज आई। मेरे बिल्कुल वो करीब पहुंच चुके थे, तकरीबन 15 कदम का उनका मेरा फासला था कि उस शख्स ने कहा, आ जाओ। वो जो जुमला जो उसने बोला था, आ जाओ, उसने मेरी तरफ देख के कहा था। अंधेरा नहीं हुआ था, रोशनी थी, असर का टाइम था, और वो शख्स मेरी तरफ देख के मुझे कह रहा है, आ जाओ। और उसके आगे बंधा हुआ जंजीर से जो कुत्ता है जिसके गले में पट्टा डला हुआ है, वो भी एक जगह पे रुक सा गया। जब उसने लफ्ज कहा आ जाओ तो कुत्ता जो आगे आगे चल रहा था रुक गया, और उस कुत्ते ने अपना एक बाजू उठाया और इस तरह यूं इशारा किया जिससे वो मुझे कह रहा हो, आ जाओ। जुमला पीछे वाले उस शख्स ने कहा था जिसकी सिर्फ आंखें लाल सुर्ख आग बरसाती आंखें थीं। काला स्याह चेहरा था या नहीं था, सिर्फ आंखें थीं। वो लफ्ज बोला था, आ जाओ, और कुत्ते ने यूं इशारा किया था। इतना मैं समझदार था कि इस मंजर को मैं समझ गया था, बच्चा जरूर था। उल्टे कदम ही वहां से मैं भागा, जल्दी से मैंने घर का गेट बंद किया और भागते भागते घर के सेकंड फ्लोर पे पहुंचा, चारपाई पे जाके गिर गया, हाँपना शुरू हो गया। मैं कांप रहा था, लेकिन मुझे यह था जैसे अब वो अंदर नहीं आ सकेगा। गेट मैंने बंद कर दिया है, अब वो बाहर ही है, अंदर नहीं आ सकेगा। काफी देर ऐसे ही मैं ऊपर एक चादर सी लिए हुए कांपता रहा, डरता रहा, यहां तक कि अपना सर भी बाहर निकाल के नहीं देखा कहीं बाहर ना खड़ा हो। लेकिन एक एहसास जो था, जो खौफ में मुब्तला नहीं कर रहा था, खौफ तो था, बच्चा था, कांप रहा था, लेकिन इस हद तक खौफ के बच्चा बेहोश हो जाए या उसके साथ कोई इस तरह का बुखार वाला मंजर हो जाए, वो इसलिए नहीं कि बाहर धूप थी, रोशनी थी, घुप अंधेरा नहीं था। अगर कहीं अंधेरा होता तो शायद हमजा के लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाता, लेकिन क्योंकि बाहर अंधेरा नहीं था इसलिए वो बच्चा वहीं सर को, मुंह को ढांपे उस चादर के नीचे अपने आप को
उस शख्स से जिसको बाहर देखा था। बचाने के लिए वो चारपाई पे आके गिर गया था, चादर ऊपर ले ली थी और डरा सहमा सा लेटा हुआ था। कब उसकी आंख लग गई उसको नहीं पता लगा। शाम को वालिद ने आके जगाया तो यही सोच के बच्चा है, रोज़ा रखा है, सो गया होगा, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ये बात उसके दिल के, उसके मन के अंदर थी कि मैंने आज क्या देखा। ऐसा खौफजदा हो गया था कि बात अपने वालिदैन तक को ना बता सका। यह ज़िंदगी का पहला वाक़या था जिसकी शुरुआत इस अंदाज में हो चुकी थी। एक ऐसे शख्स को देख चुका था जिसके पाँव तक नहीं थे, उड़ता हुआ आया था। बरसाती नाला ऐसे मौसम में पहन के आया था कि धूप, गर्मी, जिसमें कोई कोट या इस तरह की चीज नहीं पहनता, वो बरसाती नाला पहन के फिर रहा था, बरसाती कोट पहन के फिर रहा था, जबकि बाहर बादल या बारिश कतअन नहीं थे। जैसा काला स्याह कोट था वैसे ही अंदर उसका काला स्याह चेहरा भी था और उसमें से लाल सुर्ख आंखें। ये पहला वाकया था जो हमजा के साथ हुआ था। जिंदगी में इन वाकयों की शुरुआत थी। वो कहते हैं वक्त गुजरता रहा, कभी कभी वो इस वाक्य को याद कर लेता था। बड़ा होता रहा, वक्त गुजरता रहा, वक्त के साथ साथ हमजा भी बड़ा होता हो गया। वहीं पे ही एक उसका दोस्त था। अक्सर वो कहते हैं हम रात को खाना खाते, मैं और मेरा फ्रेंड खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए घर से थोड़ा सा दूर तक चले जाते। हमारे घर के थोड़े ही फासले पे जब हम जाते थे तो हमारी राइट साइड पे बहुत ज्यादा कचरा पड़ा होता था। घरों में जिस तरह सफाई करते हैं तो कूड़ा क्रिकेट उठा के साइडों पर रख देते हैं, वो सारे जाके वहीं पे फेंक आते थे। ये भी एक ऐसी रात थी कि मैं और मेरा दोस्त फिर से इकट्ठे हुए रात को वॉक करने के लिए। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। अभी चहल पहल जरूर थी क्योंकि रात की चादर, रात की स्याही हर तरफ फैल चुकी थी, लेकिन अभी शायद सोने का टाइम नहीं हुआ था। इंसान भागों भाग अपने अपने घरों को पहुंच रहे थे। कोई खाना खा चुका था, कोई खाना खाने के लिए घर को जा चुका था। रोशनियां बुझी नहीं थीं, अभी रोशनियां जल रही थीं। हम दोनों दोस्त रोजाना की तरह इकट्ठे हुए और वॉक करते हुए उसी रोज वाले रास्ते की तरफ चल पड़े जहां हम रोज वॉक करते थे। हम दोनों बातों में मगन चलते चलते उसी रास्ते पे जब उस जगह पे पहुंचे जहां राइट साइड पे वो कचरा सा पड़ा हुआ था, जिसका बहुत बड़ा ढेर सा लग चुका था। हम दोनों दोस्त बातों में इतने मगन थे कि कचरे की तरफ हम नहीं देख रहे थे, लेकिन ये हमें अंदाजा था कि इस कचरे से थोड़ा सा आगे तक हम जाते थे रोजाना और उसके बाद वापस आ जाते थे। यहीं पे 2-3 चक्कर लगाते थे। आज जब हम जैसे ही इस कचरे के करीब पहुंचे तो एकदम से एक ऐसी अजीब सी आवाज आई जैसे कोई शोला सा भड़का हो। हमजा कहता है मेरा फौरन उसी राइट साइड के कचरे की तरफ ध्यान गया तो मेरे दोस्त ने भी उसी वक्त उसी आवाज को सेम उसी टाइम सुना था जब मैंने सुना था, तो उसने भी मुड़ के उसी तरफ देखा और हम दोनों उसी कचरे की तरफ देखना शुरू हो गए। तो हमारी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था कि उसके अंदर एक ऐसा शोला सा भड़का जो गोल आग की सूरत में जलना शुरू हो गया, जैसे कोई चिंगारी लगता है और शां की आवाज आती है। ऐसी शां की आवाज आई और कचरे के बीचों बीच एक बड़ा सा तकरीबन कोई 4-5 फुट चौड़ा एक आग का शोला जल उठा। कचरे के अंदर अगर आग लगती है, आग सुलगती भी है तो आहिस्ता आहिस्ता आग जलना शुरू होती है, जो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। आंखें देख पाती हैं कि एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी, और ऐसे बढ़ती जाती है, आग फैलती जाती है। ये एक ऐसा शोला सा था जिसकी शां की हमने आवाज सुनी थी और शां की आवाज के बाद हम उसी तरफ मुतवज्जो हुए थे। जिस वक्त वो आवाज आई थी शां, उस वक्त तक अभी कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ इतना हुआ था कि हम मुतवज्जो हो गए और जैसे ही हमने उस सिमत में देखा तो हमारी आंखों के सामने एक खुद ब खुद आग का 4 फुट चौड़ा गोला सा बन गया और हम दोनों दोस्त उसको क्लियर देख रहे थे कि हमारी आंखों ने देखा वो गोला जो उसी कचरे के बिल्कुल दरमियान में था, एकदम से ऊपर की तरफ उठा और सीधा आसमान की तरफ चला गया। और जैसे ही वो आसमान की तरफ गया तो आसमान के करीब पहुंच के वो गायब हो गया।
और जब हमने ऊपर उसको देख लिया कि वो गायब हो चुका है, तो वापस उसी कचरे की तरफ देखा तो वहां पे नामो निशान तक भी नहीं था कि यहां अभी कुछ देर पहले कोई आग लगी थी या कोई कोला सा गुजरा था। फौरी तौर पे हम दोनों दोस्त ना सिर्फ डर गए और वहां से सीधे वापस आ गए, और उसके बाद हमने उस तरफ वॉक करना भी छोड़ दिया। ये आग इस तरह की थी कि ना सिर्फ मैं डर गया था बल्कि मेरे दोस्त ने भी वापसी पे यही कहा था, ये कोई नॉर्मल आग नहीं थी, ये कोई जिन्नात या इस तरह की मखलूक ही थी जिसने हमें आज नजारा दिखाया था। हमजा कहते हैं मेरी जिंदगी का दूसरा वाकया था। वक्त इसी तरह और गुजरा। तीसरा वाकया उस वक्त हुआ जब मैं अपनी माह रमजान ही एक और था। मैंने रोजा रखा और रोजा रख के ऊपर वाले पोर्शन में जाके चारपाई पे लेट गया। इंतजार, नमाज पढ़ के मैं आया था, इंतजार कर रहा था कि आज रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है, मगरिब की अजान हो और मैं रोजा खोल सकूं। कहते मैं चारपाई पे जाके अभी लेटा ही था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे सीने के ऊपर आके कोई जैसे चढ़ सा गया हो। मेरे सीने पे जैसे ही बोझ सा आया तो मैंने अभी आंखें बंद ही की थी, तो मैंने एकदम से आंखें खोल दी। ऊपर छत पे कोई भी नहीं है, खामोशी है, एक चारपाई है, मैं लेटा हूं, या कोई परिंदे हैं, चिड़ियां हैं जो अपनी आवाजों में एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं है। मैं अकेला उस चारपाई पे हूं या लेटा हूं, आंखें बंद की है कि बंद करते ही मेरे सीने पे ऐसा बोझ है कि फौरी मैंने आंखें खोल दी हैं। कौन आके बैठा है मेरे सीने पे? तो मेरे सीने पे कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि बहुत ज्यादा बोझ आ चुका है। और ये ऐसा बोझ था, मैंने आंखें तो खोल ली और अब सीने की तरफ देख भी लिया, लेकिन मेरा जिस्म हरकत करने से कासिर था। मैंने देखा कि मैं अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करूं, बाजू हिलाने की कोशिश करूं तो मेरे बाजू नहीं हिल रहे थे। टांगें हिलाने की कोशिश की, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। उठने की कोशिश तो कर ही नहीं सकता था, जिस्म मेरा जकड़ा जा चुका था। कुछ था जो मेरे सीने पे सवार हो गया था, और वो इतना वजनी था, इतना भारी था, जो मेरी आंखों को नजर नहीं आ रहा था। उसका वजूद, उसका वजन मेरे सीने पे था कि मुझे दम रुकता हुआ सा महसूस हुआ। एकदम से मेरे दिमाग में जो ख्याल आया, जो भी है जिसको मेरी आंखें नहीं देख पा रही, उसका वजन इतना ज्यादा है मेरे सीने पे कि अगर कुछ देर इसी तरह मौजूद रहा तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। ये ख्याल आते ही एकदम से दिमाग में ख्याल आया, मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। इस ख्याल के आते ही वो कहता है मैंने फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो वजन, वो जो बोझ सा था, आहिस्ता 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 ऐसे लगा ना सिर्फ कम होता जा रहा है, बल्कि जो भी मेरे सीने पे चढ़ के बैठा है, आहिस्ता आहिस्ता वो सीने से उठना शुरू हो गया है। वजन जो मैं महसूस कर रहा था वो हल्के से हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, यहां तक कि मेरी वो जो जुबान अंदर ही अंदर दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी, अब वो होंठों पे भी आ गई। आवाज आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती गई। जो यहां से आवाज शुरू हुई थी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति, अब इस अंदाज में आवाज ऊंची हो चुकी थी। और जैसे ही मेरी आवाज फुल ऊंची हो चुकी थी तो वो बिल्कुल जो भी था मेरे सीने से उठ चुका था, वजन खत्म हो चुका था। तो उसी लम्हे मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, मेरे जिस जगह पे मैं लेटा था, जिस जगह पे मेरी चारपाई थी, उसके बिल्कुल सामने एक कमरा था जो अंदर इस वक्त उसके कोई भी नहीं था। उसी वक्त वो दरवाजे, मेरी आंखों ने देखा खुद ब खुद उसके दोनों दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए। कोई भी हवा नहीं थी, कोई भी बशर अंदर नहीं था, क्योंकि जब मैं ऊपर चढ़ के आया था सोने के लिए तो पहले कमरे में ही गया था। कमरे में कोई भी नहीं था, कमरा खाली था। तभी मैं आके मैंने कहा चलो बाहर लेट जाता हूं। पहले नीयत ये थी बाहर लेटता हूं, अंदर कमरे में लेटता हूं।
तो मैं अंदर कमरे में लेटने की नीयत से गया था, तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि यार चलो बाहर ही ज़रा लेट जाता हूँ। तो मैं बाहर आके लेट गया था। मुझे पता था अंदर कोई नहीं है, अभी लेटा ही था, ये मंजर हो गया था। और जिस वक्त मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुद ब खुद ऐसे खुल रहा है, क्योंकि जब मैं बाहर निकला था मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर दिया था, टोटल बंद नहीं किया था, थोड़ा सा खुला रखा था। तो मेरी आंखें देख रही हैं दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, यहां तक कि मैंने देखा दोनों दरवाजे खुल गए हैं। और उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा था, किसने इतनी जोर से मारा जैसे कोई गुस्से से दरवाजे को पटकता है, तो वही दरवाजा ठा करके ऐसे लगा और उसी लम्हे में उठ के बैठ गया। एक बात तो 100% क्लियर थी कि कमरे में कोई भी नहीं है, तो हवा भी नहीं है, दरवाजा कैसे खुद ब खुद ऐसे खुला। और खुलने के बाद जितने जोर से दरवाजा मारा गया था, ठा करके दरवाजा मारा गया था, ऐसा खुद ब खुद होना नामुमकिन था। और मैं समझ चुका था कि जिसने मेरे सीने पे बोझ दिया था, जो मेरे सीने पे चढ़ के बैठा था, ये उसी का ही अंदर जाना है और गुस्से से इस तरह दरवाजे को मारना है। कहते मैं अपनी जगह से उठा और आराम से चलता हुआ नीचे चला गया। अब वो जो पहला वाकया हुआ था, उसके बाद अब ये शुरुआत जिंदगी में वाकयात की हो चुकी थी, अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा एक दोस्त जिसको मैं बाबा बाबा कहता था, एक दिन वो और मैं प्लान किया कि यार फलां जगह पे चलते हैं। गांव से दूर वो जगह थी, हमने मोटर बाइक स्टार्ट किया, मैंने मोटर बाइक को संभाला ड्राइविंग सीट पे, यानी कि मोटरसाइकिल को चलाने के लिए बैठ गया, बाबा पीछे बैठा और हम गांव से होते हुए दूसरी जगह पहुंच गए। काम वगैरह किया और वहां पे टाइम का पता ही न लगा। ऐसा हुआ कि हम लोग काफी लेट हो गए। घर कह के गए थे कि हम लोग लेट हो सकते हैं। हमारा एक दोस्त था जिससे हम मिलने के लिए जा रहे थे, अगर हमने उसने बिठा लिया और अगर हो सकता है, हम पहले ही बता रहे हैं कि हम लेट हो गए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और जब दोस्त की तरफ गए, बैठे रहे, गप्पे शप्पे मारी, तो टाइम का पता ही नहीं लगता। और रिलैक्स इसलिए थे कि घर वालों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, हम दोस्त की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब टाइम देखा तो 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, क्योंकि उसने कहा था रात का खाना मेरी तरफ तुम लोग खाओगे, उसके बाद जाने दूंगा, वरना नहीं जाने दूंगा। हम लोग शाम को ही रवाना हुए थे, तो हमने खाना शाना खाते, गप्पे मारते, चाय पीते, टाइम 10:30 बज गए। हमने उसे कहा यार हमने घर वालों को तो बता तो दिया था हम लेट हो जाएंगे, लेकिन इतना नहीं कहा था कि हम इतना ज्यादा लेट हो जाएंगे। 10:30 हो गए, अभी तेरे पास बैठे, अभी हमें फौरी निकलना चाहिए ताकि टाइम पे हम घर पहुंच जाए। तकरीबन 25-30 मिनट 35 मिनट हमें घर पहुंचते लग जाएंगे। दोस्त से इजाजत ली, मैंने बाइक स्टार्ट की, बाबा पीछे बैठा और हम रवाना हो गए। अब दो ही रास्ते थे गांव को जाने के लिए, एक काफी लंबा रास्ता था और दूसरा रास्ता था शॉर्टकट, जो उस ग्राउंड के साथ होता हुआ अंदर की तरफ गांव की तरफ जाता था, जिसके एक साइड पे कब्रिस्तान था और एक साइड पे खुला ग्राउंड। मैंने कहा यार पहले ही देर हो गई है, उस रास्ते से चले तो बड़े लंबे हो जाएंगे, लेट पहुंचेंगे, शॉर्टकट से ही चलते हैं। और इस शॉर्टकट से हम कई दफा आ जा चुके थे, तो हमने मोटरसाइकिल का रुख शॉर्टकट रास्ते की तरफ कर दिया। असल में एक बहुत खुला ग्राउंड था, उसकी 4 दीवारी हुई हुई थी, उसकी दूसरी साइड पे कब्रिस्तान था और एक साइड पे ग्राउंड था। उसके बीच में से 1 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था जो उसके बीच में से गुजरता था। उसी जगह से 2 रोड्स गुजरते थे, एक रोड वही था जो लंबा जाता था और एक रोड यही था जो शॉर्टकट वाला रोड था। तो हमने लंबे की बजाय शॉर्टकट का फैसला कर चुके थे। तो हम जैसे ही उस रास्ते पे चले जहां पे एक रास्ता जो लंबा रास्ता था वो निकल रहा था और साथ ही अगला रास्ता उस ग्राउंड के अंदर, खाली ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहा था, जिसके एक साइड पे कब्रिस्तान और एक साइड पे ग्राउंड था। अमूमन इंसान की जिस तरह नेचर होती है, वो लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करता है। मैंने भी लेफ्ट राइट देखने के लिए पहले लेफ्ट देखा और बाइक को आगे चलाता हुआ चला गया। अब मैंने राइट मुड़ के देखना था, जिस तरह इंसान देखता है। रात का टाइम था, फिर भी कोई सवारी, कोई गाड़ी, कोई बाइक, साइकिल, कुछ भी आ रहा होता तो उसने लाइट्स का बंदोबस्त किया होता है रात के टाइम पे। वाहिद एक साइकिल एक ऐसी सवारी है जो रात को बहुत एहतियात से, पहली बातें चलाते ही नहीं, अगर चलाते हैं तो इतनी एहतियात से, उनकी लाइट्स नहीं होती तो अपनी घंटी बजाते हुए आते हैं। रोड पे कोई भी ट्रैफिक नहीं थी जिसकी रोशनी नजर आती। जैसे ही हम
उसी ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए जिसकी एक साइड पे कब्रिस्तान और दूसरी साइड पे ये खिला ग्राउंड था। वहीं पे मैंने लेफ्ट देखा और जैसे ही मैं राइट की तरफ देखने लगा तो मुझे महसूस हुआ बिल्कुल बैक साइड पे मंजर कुछ अजीब सा है। मैंने राइट देखना था लेकिन पता नहीं क्यों फिर मुझे जब एहसास हुआ मंजर कुछ अजीब सा है तो मैंने टोटली पीछे मुड़ के देखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो बहुत ही अजीबो गरीब मंजर था। एक रोशनी का गोला, जैसे एक इंसान की हाइट होती है इससे कई गुना लंबा और कई गुना चौड़ा एक रोशनी का गोला था जो बिल्कुल हमारे पीछे पीछे आ रहा था। एक ऐसी रोशनी का गोला था जो इंसान अपने घरों में एलईडी बल्ब या एनर्जी सेवर या पुराने वो पीले कलर के बल्ब जलाता है, इस तरह की रोशनी नहीं थी। एलईडी की जिस तरह तेज रोशनी होती है जो आंखों को चुभती है, बहुत ज्यादा ओवर लाइट हो, तो ऐसे ही आंखों को चुभने वाली एक लाइट थी जो इसको मैंने पीछे जैसे ही देखा तो मुझे ऐसे लगा कि यह बहुत तेज किस्म की रोशनी है और उसकी स्पीड बिल्कुल उतनी ही है जितनी मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड है। उसी स्पीड से वो रोशनी भी पीछे आ रही है। वो किसी गाड़ी, किसी ट्रक, किसी बस, किसी मोटर बाइक की रोशनी नहीं थी, क्योंकि किसी भी सवारी की इतनी बड़ी और इतनी चौड़ी रोशनी नहीं हो सकती। एक गोल रोशनी होती है, सर्कल बनाते हुए आगे की तरफ आती है। ये फैली हुई एक गोल दायरे में फैली हुई बहुत अजीबो गरीब, बहुत इतनी तेज रोशनी थी जिससे मेरी आंखें चुंधिया गईं। यानी मैंने पीछे देखा और जैसे मुड़ के आगे देखा तो कुछ सेकंड मुझे आंखें झपकनी पड़ी क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा था। जब आप तेज रोशनी की तरफ देखते हैं तो उसके कुछ देर तक आपको नजर नहीं आता, आप इधर उधर देखते रहते हैं, आंखें झपकते हैं, फिर आपकी आंखें नॉर्मल जाके देख सकती हैं, वरना आंखों में रोशनी रहती है। वो इतनी तेज रोशनी थी, जब मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा और सामने वापस गर्दन मोड़ के सामने की तरफ देखा तो मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं समझ गया ये जो रोशनी पीछे आ रही है ये कुछ नहीं, वही मखलूक है जिसको मैं कई दफा पहले भी महसूस कर चुका था। उसी वक्त मैंने पीछे बैठे दोस्त को मुखातिब किया, बाबा पीछे मुड़ के देख। मैं चाहता था क्या वो भी देखे, क्या मुझे सिर्फ नजर आ रही है या मेरे पीछे बैठे दोस्त को भी उसी ही अंदाज में वो रोशनी नजर आती है, क्योंकि एक सेकंड में ही मुझे समझ लग गया था ये रोशनी नहीं, ये वही मखलूक है जो इस वक्त रोशनी का रूप धार के हमारे पीछे है। मैंने जैसे लफ्ज बोला बाबा पीछे देख, बाबा उसी वक्त मुड़ा और उसने अपनी गर्दन घुमा के पीछे देखा। अब मैं आगे की तरफ देख रहा था, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता था क्योंकि मेरी पहली आंखें कुछ देर तक नहीं देख पा रही थी, इतनी तेज रोशनी थी। अब मैं चाहता था बाबा भी देख के बताए उसको नजर आया है या सिर्फ मुझे नजर आ रही है। बाबा ने जैसे ही गर्दन पीछे मोड़ी तो एक लम्हे में ही उसको भी एहसास हो गया, वही सेम मंजर उसकी आंखों ने भी देख लिया, क्योंकि उसके मुंह से एक आवाज निकली, भगा हमजा, बाइक भगा, भाग यहां से। बाबा भी समझ गया था ऐसी रोशनी इंसान की पैदा करदा या किसी मशीनरी की पैदा करदा रोशनी नहीं है। कब्रिस्तान की सिमत में पीछे आती रोशनी एक मखसूस रोशनी है जिसको वो जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। जब उसके मुंह से लफ्ज निकला भगा, तो उसी वक्त वो कहता है मैंने बाइक भगा दी। 1 किलोमीटर का रास्ता था जो हमने ये तय करना था, कच्ची सड़क का। उसके बाद इस सड़क ने आगे गांव की जो मेन सड़क थी उसके साथ जाके मिल जाना था, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में जो 1 किलोमीटर का ये कच्चा रास्ता था ये हमने तय करना था। कहते हैं मैं बाइक की स्पीड बढ़ा रहा था और जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा था तो उस वक्त मैं पीछे नहीं देख रहा था, बाबा मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा था। जूं जूं बाइक की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी उस रोशनी की स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। बस एक बात थी कि वो हमसे चाहती रोशनी तो आगे भी निकल सकती थी, हमारे बराबर भी आ सकती थी, लेकिन उसने अपनी स्पीड इतनी रखी जितनी मोटर बाइक की स्पीड थी। यानी हमारे बीच में जितना फासला था, असूलन जब मैंने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी थी तो फासला बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसने भी अपनी स्पीड इतनी बढ़ाई थी कि फासला ना कम हो सका था ना बढ़ सका था। बाइक और उस रोशनी का जो फासला था वो 1 किलोमीटर तक
बाइक जितना भी तेज चला, फासला उतना का उतना रहा। इसका मतलब ये था वो जो पीछे तेज रोशनी का गोला आ रहा था, वो अपनी स्पीड इस तरह बढ़ा रही थी जैसे जैसे मोटर बाइक की स्पीड बढ़ रही थी। ना वो कम कर रही थी ना ज्यादा कर रही थी, तभी फासला एक जैसा ही रहा। वो कहते हैं हमने जैसे ही कब्रिस्तान और वो प्लाट क्रॉस कर लिया, उसकी रेंज से बाहर निकले, तब बाबा जो मुसलसल पीछे मुड़ मुड़ के देखता आ रहा था, उसके मुंह से जुमला निकला, शुक्र अल्लाह का वो रुक गई है। तभी कहता है मैंने भी उसी लम्हे मुड़ के देखा, क्योंकि जब उसने कहा रुक गई है तो मैं भी समझ गया अब पीछे नहीं आ रही। मैंने अपने मोटरसाइकिल की स्पीड कुछ स्लो की, क्योंकि मैं बहुत कच्चे रास्ते में तेज चला रहा था। जब बाइक की स्पीड मैंने स्लो कर दी, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा वो जो तेज रोशनी थी सफ़ेद कलर की, वो कब्रिस्तान की कोने पे ही आके रुक चुकी थी। और हम उसके बाद तेजी से चलते हुए अपने गांव पहुंचे और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। हमने अपने घर वालों से कोई भी इस बात का जिक्र नहीं किया। दोनों ने तय कर लिया था कि अगर घर वालों को जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे तुम लोग इस रास्ते से आए क्यों, दूसरी बात वो कहेंगे इतने लेट हुए ही क्यों। डांट पड़नी थी, इस वजह से हमने कहा घर वालों को नहीं बताना। अगले दिन जब हम सुबह मिले तो हमने एक दूसरे से पूछा, तब मुझे पीछे बैठे बाबा ने बताया कि जब तूने मुझे दिखाया था उसको पीछे और उसको मैंने देखा ऐसी ऐसी लंबी और चौड़ी रोशनी थी, तो मैंने कहा भगा, और तूने जब बाइक को तेज चलाया था तो बिल्कुल तेरे बाइक की स्पीड से ही वो हमारे पीछे आती रही है। और मैं उसको मुड़ मुड़ के देखता रहा हूँ, इतनी तेज थी, मैं उसको मुड़ के देखता और जब वापस आगे की तरफ देखता था मुझे नज़र कुछ नहीं आता था, मेरी आंखें चुंधी आ जाती थी। जब हम लोग कब्रिस्तान क्रॉस कर गए तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो रुक गई थी कब्रिस्तान की दीवार के साथ ही। ऐसा लगता है जैसे उसकी आखिरी हद जो थी वो कब्रिस्तान की दीवार थी। और कई दिनों तक हम दोनों दोस्तों को ये वाकया याद रहा, हम उसको भुला नहीं सके। उसके बाद जो आखिरी वाकया उन्होंने सुनाया, जिस पर उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछा है कि ये क्या था, ये एक ऐसा वाकया है जिसको सुन के मैं भी चौंक सा गया हूं। हमजा कहते हैं शाहकोट में फौतगी हो गई थी। मैं अपने दादा अबू को लेके उसी गांव की तरफ चल पड़ा। जब हम उस गांव में पहुंच गए, यकीनन सी बात है एक फौतगी वाला जो घर होता है, क्योंकि फौतगी के बाद उन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, मैं इसको शायद भूल रहा हूँ, नामा दिन था या पता नहीं 9 रोज़ा था, क्या इस तरह का, माजरत खाऊं, उसमें उन्होंने पहुंचना था, शिरकत करनी थी। शिरकत कर ली। जब रात का टाइम हुआ तो मिलने वालों का एक रिश्तेदारों का घर था, रात उन्होंने वहां पे गुजारनी थी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इधर उधर गांव से काफी लोग आए हुए थे, तो एक घर में ज्यादा लोग नहीं सो सकते थे। तो जिन जिन के रिश्तेदार थे सबने यही फैसला किया कि वो अपने रिश्तेदारों के घर में जाके सोएंगे। मैं अपने दादा अबू को लेकर रिश्तेदारों के घर में पहुंच गया। गपशप होती रही, मैं भी बैठा रहा, खाना वगैरह खाया। खाने के बाद भी एक चाय का दौर चला, हम लोग गपशप करते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने बिस्तर में चले गए सोने के लिए। हमें, दादा अबू और मुझे भी, एक कमरे के अंदर जहां पे हमारा बिस्तर लगा दिया गया था, हम सोने के लिए वहां पे पहुंचे। दादा अबू जैसे ही बिस्तर में गए, जाते ही वो फौरी तौर पे सो गए। बुजुर्ग थे, थके हुए थे, काफी लंबा सफर करके आए थे, फौतगी वाले घर में भी बैठे थे और उसके बाद यहां पे भी आके गपशप की थी, तो उनकी कमर थक गई थी। बुजुर्ग बंदे वैसे ही जल्दी थक जाते हैं। वो चारपाई पे लेटते ही सो गए और जैसे ही मैं चारपाई पे लेटा, मैंने कमर अपनी उस चारपाई पे लगाई तो नींद तो मुझे भी बहुत आ रही थी, थका हुआ तो मैं भी था, लेकिन एक एहसास था कि इतनी जल्दी नींद नहीं आएगी। पराया घर था। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि फौरी तौर पे नींद नहीं आती, कुछ लोगों को फौरी नींद आ जाती है। हमजा कहता है मैं उस चारपाई पे लेटा और मुझे पता था कि मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आनी, तो खैर दिमाग में ऐसे बहुत सारी बातें और ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। यकीनन सी बात है, जब आप फौतगी वाले घर से जाते हैं, हो सकता है, ये मेरा अंदाज़ा, उनके दिमाग में भी फौतगी वाले घर की बातें आनी शुरू हो गई। खैर वो कहते हैं काफ़ी देर में इधर उधर की बातें सोचता रहा। पता नहीं, अभी आंख मेरी खुली ही थी कि
कि मुझे लगा क्या मुझे आंखें बंद कर लेनी चाहिए और नींद की तरफ जाना चाहिए। मैंने आंखें जैसे ही बंद की, अभी बंद किए हुए चंद सेकंड हुए थे, मिनट नहीं, चंद सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड ही हुए होंगे कि मेरे पांव के अंगूठे को किसी ने पकड़ा, जोर से ऐसे खींचा। आंखें बंद हैं और मेरे पांव के अंगूठे को जैसे ही खींचा गया तो पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जब मौत का फरिश्ता सांस बंद करने के लिए, रूह को अपने साथ ले जाने के लिए आता है, तो पहले पहले आके वो पांव के अंगूठे से रूह को निकालना शुरू करता है। मेरे अंगूठे को पकड़ा गया था, जोर से खींचा गया था और मेरे दिमाग में पहला पहला ख्याल क्या आ रहा है कि मौत का फरिश्ता कहीं तो नहीं आ गया मेरी रूह निकालने। मैंने फौरी तौर पे आंखें खोल दी और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा सामने कुछ भी नहीं है। मैं लेटा हूं अपनी चारपाई पे, दादा अबू गहरी नींद सो चुके हैं, घर के बाकी लोग भी अमूमन अंदाजे के मुताबिक या सो चुके होंगे या वो भी सोने की तैयारियों में होंगे, लेकिन मेरे पाँव को पकड़ा गया था। अभी सामने कोई भी नहीं था। चंद सेकंड पहले आंखें बंद की और पाँव के अंगूठे को पकड़ा गया, आंखें खोल के देखी तो सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या एक आम सी बात थी, पाँव के अंगूठे को कोई पकड़े तो जिन्नात भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी दिल की धड़कन क्यों तेज हो गई थी? उसके साथ तो पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके थे। वो बहुत डरपोक नहीं था, डरता जरूर था, लेकिन इससे बड़े बड़े वाकयात हो चुके थे। पाँव के अंगूठे को पकड़ना कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था। खौफ के आलम में अब वो कह रहा है मैं आंखें बंद करूं तो मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, मेरी दिल की धड़कन तेज थी, मेरा जिस्म हल्का हल्का कांप रहा था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक लहर सी आई पूरे जिस्म के अंदर, मैं कांपना शुरू हो गया, मैं डर सा गया। अब इतना डरा कि इससे पहले जिंदगी में इतना मैं नहीं डरा था। चालीस सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि अब मेरी आंखें खुली थीं कि दोबारा से मेरे पाँव के अंगूठे को ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि पहले से भी ज्यादा जोर से खींचा गया। और जब मेरे पाँव के अंगूठे को इस दफा पकड़ के जोर से खींचा गया तो अब मेरे जिस्म ने इस तरह कपकपाहट ली कि मुझे यकीन हो गया इस दफा नहीं, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मैं मरने लगा हूं। और मरने का जो प्रोसीजर है जिसमें पांव से ही जान निकाली जाती है, रूह कब्ज की जाती है, तो फरिश्ता इस वक्त आ चुका है और मेरी रूह कब्ज करने लगा है। ये उसके उस वक्त दिमाग में चलने वाले ख्यालात हैं जिस वक्त वो जाग रहा है। अब उसकी आंखें बंद नहीं हैं। पहले उसकी आंखें बंद थीं, किसी ने अंगूठे को इस तरह खींचा था, उसके दिमाग में ये ख्याल आया था, आंखें खोली थी, सामने कुछ भी नहीं था। 40-50 सेकंड के बाद दोबारा से जब अंगूठे को पकड़ा गया और खींचा गया तो सेम ख्यालात जो पहले दिमाग में आए थे अब पहले से पुख्ता यकीन के साथ हैं। फर्क ये है आंखें इस दफा खुली हैं और जोर से अंगूठे को खींचा गया है। जब अंगूठे को खींचा गया है तो उसी लम्हे खुली आंखों से मैंने जो मंजर देखा वो ये था, मेरे पांव के पास एक बिल्कुल सफेद बारिश बुजुर्ग टाइप कोई खड़ा है। उसका मुंह ढांका हुआ है, जैसे कोई सफेद चादर सी ऊपर लपेट लेता है, ऐसे ही उसके सर पे सफेद चादर सी लिपटी हुई है और उसके मुंह को उसने ढांपा हुआ है। उसके जिस्म से रोशनियां सी निकल रही हैं, ऐसी रोशनियां जो बहुत तेज नहीं हैं, मध्यम सी हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी हैं। वो खड़ा इस अंदाज में है जैसे कोई इंसान होता है। चेहरा उसका ढंका हुआ है, जिस्म ऐसा नहीं है इंसान की तरह, एक रोशनियों का सा जिस्म है, एक ऐसा जिस्म जो इंसान के कदो कामत जितना है, लेकिन उसमें से तेज नहीं, हल्की हल्की रोशनी फूट रही है। ऐसे लगता है वो जिस्म एक मुजस्सम सा है, जैसे पत्थर से तराशा गया कोई जिस्म होता है तो वो बना पत्थर का होता है। ये भी एक जिस्म था, लेकिन रोशनियों का बना हुआ जिस्म,
जिसमें से रोशनियां फूट रही थीं, रोशनियां निकल रही थीं। अभी मेरी आंखों ने इसी मंजर को देखा था, उसी सफ़ेद मुजस्सम को, उसी सफ़ेद रोशनियों जैसे इंसान को देखा था, जिसके सर पे भी मुझे महसूस हो गया वो एक कपड़ा टाइप बंधा है जिससे चेहरा छुपाए। वहीं पे ही मेरी आंखों ने अगला मंजर देखा, यूं उसने अपने दोनों हाथ किए हैं, इस अंदाज में हाथ जैसे कोई मूवीज में देखते हैं, हम ड्रामे में देखते हैं, कोई इंसान गिर जाता है, मर जाता है, चोट लग जाती है तो उसको दोनों हाथों पे उठाया जाता है ऐसे। उसी लम्हे मैंने देखा कि उसके दोनों हाथ ऐसे उठ गए हैं, और जैसे ही उसके दोनों हाथ उठे हैं तो मैंने देखा, जो मैं उस बुजुर्ग की तरफ देख रहा था, मैंने अपने जिस्म से किसी को निकलते हुए देखा, और जो निकल रहा था वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हमजा था। अभी तक आंखें जिस मंजर को देख रही थी, एक बुजुर्ग रोशनियों वाला मुजस्सम सामने खड़ा है। ये कौन देख रहा है? लेटा हुआ हमजा खुली आंखों से। और जैसे ही उसी रोशनियों वाले मुजस्सम फरिश्ते ने, इंसान ने, बुजुर्ग ने हाथ अपने सीधे किए हैं, तो उसी वक्त आंखें उस हमजा की देख रही हैं जो हमजा लेटा है, उसकी नहीं, बल्कि हमजा के अंदर से जो रूह निकल रही है या जो हमजा निकल रहा है, अब उसकी आंखें देख रही हैं, ये देख रही हैं कि मैं जिस्म में से निकल रहा हूं। पहले वाली आंखें देख रही हैं सामने कोई खड़ा है, और जैसे ही हमजा के जिस्म से कुछ निकला है, कोई और चीज नहीं, उसकी रूह है, वो उसका अपना वजूद है, तो उसका वजूद की आंखें देख रही हैं। अब नीचे जिस्म नहीं देख पा रहा, जो उस जिस्म में से एक और जिस्म निकल रहा है वो देख रहा है मैं इसमें से उठ रहा हूं और सीधा खड़ा हो गया हूं और उड़ता हुआ गया हूं, और उसने जो सीधे हाथ किए हुए थे उसके ऊपर ऐसे जाके लेट गया हूं जैसे कोई मर जाता है, उसको उसे उठाया हुआ होता है बाजुओं पे। और वो कहता है मैंने ऐसे देखा अपने आप को, मैं लेटा हुआ हूं। कौन देख रहा है? जो उसके हाथों में लेटा हुआ है वही महसूस कर रहा है कि मैं ऐसे हाथों में लेटा हुआ हूं। और जैसे ही मैं हाथों में लेट गया हूं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस मुजस्सम रोशनियों के जिस्म का वजूद हवा में ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गया है। वो जो फरिश्ता था, बुजुर्ग था, वो जो रोशनियों का जिस्म था, उसने जब उसको बाजू में उठा लिया तो कह रहा है मैं उसके बाजू में लेटा हुआ देख रहा हूं कि वो मुझे उठा के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और हम दोनों, मैं उसके बाजू में हूं और वो मुझे उठा के ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैं ये मंजर देख रहा हूं, खामोशी से वो मुझे लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। हम दोनों ऊपर की तरफ जा रहे। अब वो जो नीचे जिस्म था जो पहले देख रहा था, जिसके अंगूठे को खींचा गया था, उसको कुछ याद नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं। अब कौन सा देख रहा है? जो बाजुओं में जिसको लिया हुआ है वो देख रहा है। हम उड़ते हुए दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो कहता है मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। वहीं पे मेरे जहन में ख्याल आता है मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूं। हम काफी ऊंचे जा चुके हैं, घर कमरे की छत से भी निकल चुके हैं। कमरे की जो छत बनी हुई थी उसने हमारा रास्ता नहीं रोका। हम जब ऊपर उड़ना शुरू हैं तो छत के अंदर से ही क्रॉस कर गए हैं, और अंदर से क्रॉस करके रात के उस अंधेरे में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं। तो कहते हैं वहीं पे मेरे जहन में ख्याल आया मैं आयतुल कुर्सी पढ़ूं। और मैंने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, वो जिस स्पीड से हम ऊपर जा रहे थे, मैं देखता हूं मैं आयतुल कुर्सी जैसे जैसे पढ़ता गया, जैसे जैसे पढ़ता गया तो उसकी स्पीड स्लो होती गई, यहां तक कि एक जगह पे आसमान के बीच में जाके वो रुक सा गया। वो रोशनियों का बुजुर्ग, वो रोशनियों का फरिश्ता रुक सा गया। मेरे मुंह से वो विर्द आयतुल कुर्सी का जारी रहा, यहां तक कि मैंने देखा वो दोबारा से नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। जो ऊपर की तरफ जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता रुक गया था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है, आता गया है, यहां तक कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा और वो नीचे आते आते उसी जगह पे आके खड़ा हो गया जिस जगह से ऊपर की तरफ उठना हमने स्टार्ट किया था। और जब उस जगह पे वो आके खड़ा हो गया है तो मैंने देखा मेरा जिस्म उसके बाजुओं में से खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया है। उसके बाजू में जो मैं लेटा हुआ हूं, जो देख रहा हूं, मुझे होश है, मैंने अपने आप को उड़ता हुआ देख रहा हूं, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूं। वहीं पे ही कहता है मैं उसको देखता हूं कि मैं खुद ब खुद सीधा खड़ा हो गया हूं। और जैसे ही मैं खुद ब खुद खड़ा हुआ हूं, उसके बाजू से निकल के सीधा खड़ा हुआ हूं, तो दोबारा मैं देखता हूं कि मैं इस अंदाज में लेटना शुरू हुआ हूं
इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता लेटता गया हूं कि नीचे जो मेरा वजूद पड़ा था उस वजूद के अंदर मैं दाखिल हो गया हूं। और जैसे ही मैं उस वजूद के अंदर दाखिल हुआ हूं तो अब वजूद में दाखिल होते ही हमजा का वो जो जिस्म था, शायद जो कुछ लम्हे पहले बेजान था, जिसकी रूह को ऊपर लेकर जाया गया था, उसी के अंदर जैसे रूह वापस पड़ी तो हमजा कहता है एकदम से ऐसे लगा, मेरे जिस्म को झटका सा लगा और मुझे लगा कि मेरा जिस्म उस चारपाई पे था वापस होश में आ गया है। और जैसे होश में आया तो पहली बात जो मेरे दिमाग में थी, मैं भूला अभी तक कुछ भी नहीं था, वो सामने खड़ा बुजुर्ग था जिसको मैंने देखा, वो दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया। जैसे मुझे लेके गया था उसी तरह खाली हाथों के साथ, उसके हाथ ऐसे सीधे थे, उसका चेहरा छुपा होता, एकदम से तेजी के साथ ऊपर चला गया। और मैं इस मंजर को देख रहा हूं कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले जो मंजर देखा, अपने जिस वजूद से अपने आप को निकलता देखा और उसके बाजू में जाके लेटता देखा, वो मुझे उठा के आसमान की तरफ गया। आसमान पे जाते हुए मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू हो गया। उसके बाद वो रुका और लेके मुझे नीचे आया। ये सब कुछ मुझे याद था, मैं भूला कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं रात सारी सो नहीं सका। मेरी दिल की धड़कन कितनी देर तेज रही, मैं कांपता रहा, मैं अपने आप को यकीन कराता रहा, क्या मैं मर गया था, क्या मेरी रूह निकल गई थी, मेरा वहम था। फिर मेरा जिस्म कहे नहीं, ये वहम कतअन नहीं था, ये सब कुछ जागती आंखों के साथ हुआ है। आज तक वो कहते हैं मैं इस वाकये को भूल नहीं सका। उस रात तो मैं सो नहीं सका था, लेकिन मैंने कभी किसी से इस वाकये का जिक्र नहीं किया। आज डरते डरते मदर साहब आपसे इस वाकये का जिक्र कर रहा हूं। नाम उनका जैनवा नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं मेरा नाम लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, तो उन्होंने कुछ सवाल भी पूछा अपने बारे में, तो इसलिए मैंने उनका नाम जैनवन बता दिया, हमजा। मदर साहब मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आज तक उलझा हुआ हूं, ये मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्या मंजर था। तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था, उन्होंने सवाल भी पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, जिससे मैं भी उलझ गया हूं। एनडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस, इस पर मैंने पढ़ा है। आप में से बहुत से लोग जाके पढ़ना चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। एनडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों ने इस तरह का एक्सपीरियंस किया है, जिसमें वो अपने जिस्म से इस तरह निकलते हुए देखते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं। एक गोल सुरंग नहीं कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं उसको, एक गोल सा सुराख है बहुत बड़ा, उसमें से वो गुजर रहे हैं। बेल्स की, उनको घंटियों की आवाज़ आती हैं मुख्तलिफ, और ऊपर वो पहुंचते हैं। ऊपर क्या मंजर है उनसे पूछा जाता है। घंटियों की आवाज़ जब उनको सुनाई गई, उन तमाम लोगों को जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिन्होंने किया था, जैपनीज़ एक घंटी है, जब उनको सुनाई गई उन्होंने कहा हाँ ये वाली घंटी थी, इससे मिलती जुलती घंटी थी। तमाम लोग जितने भी हैं उन सब का कहना यह था कि ये वाली घंटियाँ, जो जैपनीज़ घंटियाँ, हमने इस तरह की घंटियाँ सुनी हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग कर चुके हैं और इसके ऊपर नेट के ऊपर मौजूद है, इसके ऊपर रिसर्च भी जारी है। आपने अपना इसी तरह का एक्सपीरियंस किया है। मैं इस पर बहुत कुछ बता सकता हूँ, मेरी अपनी एक रिसर्च है, लेकिन वाहिद एक ऐसा टॉपिक है, इस पर मैं आज बात करते हुए ज़रा रुक गया हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे शौक़ है सीखने का, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। मैंने बता दिया, जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस को जाके पढ़ सकते हैं एनडीज़ को। आपके साथ ये क्या हुआ है, और बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह हुआ और वो ऊपर गए, और वो ज़रूरी नहीं मुसलमान थे, कई मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन एक बात कॉमन है, जितने लोग भी ऊपर गए उनको जब वापस बुलाया गया ये कह के कि नहीं इनका भी बेटी है, माँ औरत है, वो कहती है, उसको कहा गया इसकी बेटी अकेली, इसको वापस भेजा जाए। और इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी इसकी अभी ये जिम्मेदारी है, इसको वापस भेजा जाए। वो कहते हैं जब हम वापस आए हैं तो वापस आके उदास हो गए हैं, ऊपर वाली ज़िंदगी इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि हमारा वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। 100 केस अगर लिया जाए तो 100 में से वो कहते हैं सिर्फ 2% या 1% लोग ऐसे थे जो ऊपर उदास थे, वरना जो यहां से गुजर के एक टनल, या लफ्ज था टनल, एक टनल है, हमें टनल से गुजारा जा रहा है, वहां पे घंटियां सुनाई दे रही हैं, एक रोशनी सी निकल रही है, और हम ऊपर जाते हैं, हमें कुछ मंजर दिखाई जाते हैं, और उसके बाद हम वहां पे बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जब उनको कहा जाता है इस फलां बंदे को वापस भेज दिया जाए, इसकी बेटी उसका इंतज़ार करिए, या फलां लड़के को वापस भेजा जाए, उसका फलां अभी काम रहता है, तो कहते हैं जब हमें बुलाया गया तो हम उदास हो गए कि हमें इस जगह से क्यों बुलाया जा रहा है, हम यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम वापस आए तो एक लड़का तो यहाँ तक देखता है
कि मैं जब वापस आया नीचे तो मैंने देखा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गाड़ी कुचली हुई है और उस कुचली गाड़ी के अंदर मेरा जिस्म फंसा हुआ है, जिस्म की हड्डियां टूटी हुई हैं और मैं गुचड़ मुचड़ हुआ पड़ा हूं, टेढ़ा मेढ़ा उसके अंदर पड़ा हुआ हूं और मैं नीचे आके खड़ा हुआ हूं और मैंने अपने आप को अपने जिस्म में दाखिल होते देखा। उसके बाद मेरा जिस्म होश में आ गया। उसके बाद मेरा इलाज जारी रहा, मेरी हड्डियां टूटी फूटी थी। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में हम लेटे हुए, हमारा जिस्म जब हम अपने आप को देख रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर आके वापस अपनी डेड बॉडी के अंदर आके हम लेट रहे हैं। अब ये एक सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे साइंस रिसर्च करिए। तो मैं अपनी कोई भी राय देने नहीं यहाँ पे नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बस किसी वजह से यहाँ पे राय देना नहीं, वरना मैं राय दे देता होता हूँ। पर्सनली आपको ज़रूर इस पर राय दे दूंगा, ओपन बैठ के इसके ऊपर मैं राय, शायद आज पहली दफ़ा ऐसा है, वरना मैं हर चीज़ पर राय दे देता होता हूँ। तो इस पर मैं राय नहीं दूंगा। अलूम है, सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी जो सुनते हैं शायद मेरी इस राय पे हो सकता है वो उलझ जाएं, मैं समझाना कुछ चाहूँ और वो समझ कुछ और जाएं, गलत ना हो जाए। इसलिए ये वो लोग जो इस टॉपिक को बर्दाश्त कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उनके साथ ज़रूर मैं प्राइवेट में मैं बात करूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा पहले आप लोग भी इसको पढ़ें, नियर डेथ एक्सपीरियंस को आपको फिर इस पर अंदाज़ा होगा, फिर हम आपस में एक दूसरे की मालूमात शेयर करेंगे तो डिस्कस कर सकेंगे। तो आपको इंशाल्लाह मैं इसका तफसील से जवाब दूंगा। बहरहाल ऐसे एक्सपीरियंस पहले भी हुए हैं। तो ये आपकी कहानी थी जो एज इट इज़ मैंने सुना दी, और हैरत हुई कि आपके साथ भी इस तरह का वाक़या हुआ है, और ये जेन्युइन आपके साथ वाक़या हुआ है, ये कोई वहम या कहानी नहीं है, ये आप उलझे नहीं है, ये आपके साथ हुआ है। आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं मज़ीद भी, अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं बात कर लूँगा। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये थी जी हमज़ा की कहानी जो मुझे हमज़ा ने भेजी और मैंने आपको एज इट इज़ सुना दी। आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं OCS का यानी कि ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आप लोग कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है STORY, उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में, लाजमी आपने आखिरी लफ्ज़ स्टोरी ज़रूर लिखना है और भेजना है आपने +92 313665550। रिपीट करता हूँ, +92 313665550। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर सेंड कर दीजिए। आपकी कहानी ऑफ कैमरा स्टोरी में आपका नंबर आने पे शामिल कर दी जाएगी, सुना दी जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।